नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग प्रधान जी, कौशिका जी, सभी को गुड मॉर्निंग। हनुमान जी बेनीवाल, नमस्कार आपको, गुड मॉर्निंग। सभी टॉपिक से जुड़िएगा आप जल्दी से। हम लोग चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख घासों में। हमने पढ़ तो लिया था, याद करिए। अब इससे कुछ क्वेश्चन करना बाकी है, हमने कहा था पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। 10-12 क्वेश्चन है लगभग इसके अंतर्गत। इंपॉर्टेंट वैसे टॉपिक तो बड़ा छोटा ही है, लेकिन हम पढ़ चुके सारा, याद करिए। उष्णकटिबंधीय घासभूमियां और शीतोष्णकटिबंधीय घासभूमियां। अब इससे रिलेटेड सवालों पर हम लोग चर्चा करते हैं जल्दी से। 10-12 प्रश्न ही है, ज़्यादा इसमें प्रश्न है नहीं। तो नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। टॉपिक से जुड़िएगा साथ साथ। अजीत सिंह जी और अरुण जी, गुलशन जी, सभी को नमस्कार। देवेंद्र जी, बस टॉपिक से जुड़े। हमने पढ़ा था यहाँ पर घासभूमियां, सवाना, लेनोस, कैंपोस इत्यादि के बारे में पढ़े थे हमने, याद करें। उष्णकटिबंधीय घासभूमियां, शीतोष्णकटिबंधीय घासभूमियां, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके, नोट हम कर चुके, याद करिए। तो सारे इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कहाँ पर लेनोस है, कैंपोस है, प्रेरिज घासभूमि इत्यादि सारे। तो आइए प्रश्नों के ऊपर सीधा टॉपिक करने के बाद हमने कहा था विश्व के प्रमुख घासभूमियों से संबंधित हम लोग प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। टेस्ट दिया या नहीं? टेस्ट दिए होंगे। 21 नंबर आए हैं, बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं महेश कुमार जी 24 नंबर आए हैं, कौशिका जी 21 नंबर, बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छा। 21, 22, 25, 20 से ऊपर नंबर लेकर आइएगा कम से कम, अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। उन्हीं सवालों में से कुछ रिपीट भी है, कई सारे सवाल। क्यों घासभूमियां बनते ही इतने ही क्वेश्चन है सारे। अब की बार आज एक भी गलत फिर दीजिएगा मत। तो प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घासभूमि शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि नहीं है? शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि नहीं है। तो हाँ, कुछ मैंने कैंटरबरी के बारे में नहीं लिखवाया था, तो यहाँ पर चर्चा हो जाएगा, आ जाएगी वो भी। कैंटरभूमि घासभूमि मेरे प्रश्न में है, यहाँ पर दे रखा है। देखिए, सवाल करने का यही फायदा है। कुछ हो सकता है मैं बताने से रह गया, हो सकता है कुछ आप नोट करने से रह गए, कुछ चर्चा न कर पाए, तो सारे बिंदु आ जाएंगे। क्वेश्चन करने का यही फायदा है। तो देखिएगा, कौन सी घासभूमि शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि नहीं है? बहुत बढ़िया, 25, 23 मार्क्स, 20 मार्क्स, बढ़िया है, सभी के अच्छे हैं। आंसर दीजिएगा यहाँ पर। सरुण कुमार जी कह रहे 18 नंबर आए, बहुत बढ़िया। कौन सी घासभूमि शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि नहीं है? शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमियां प्रेरीज, स्टेपीज, डाउन्स, वेल्ड। हाँ, जल्दी से आंसर दें। कल संडे था इसलिए क्लास नहीं हुई थी। पहले क्लास का डिसाइड था, लेकिन नहीं हो पाई, संडे को छुट्टी रख दी। फिर रिवाइज का समय मिल जाएगा आपको, बढ़िया है। डी ऑप्शन है। सवाना घासभूमि है, वो क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों में शामिल है। डाउन्स घास भूमि आ जाती है ऑस्ट्रेलिया देश के अंतर्गत। डाउन्स भूमि कहाँ आती है? ऑस्ट्रेलिया में। अब तो सरल लग रहा होगा बड़ा टॉपिक जब हमने पढ़ लिया ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपीज है यूक्रेन व रूस में, यूक्रेन व रूस में, और प्रेरीज है यूएसए में। और ये सवाना घास भूमि 10 से 20 डिग्री अक्षांश मध्य अफ्रीका महाद्वीप के में दोनों गोलार्धों में पाई जाती नाम कहलाती है सवाना घास भूमि। तो निम्नलिखित में कौन सी घास भूमि शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं है? तो उष्ण कटिबंधीय घास भूमि नाम कहलाती है सवाना, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला सरल ही था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेनोस घास भूमि का विस्तार वेनेजुएला देश में है। वेनेजुएला देश में। वेल्ड घास भूमि का विस्तार, वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है जिसका विस्तार दक्षिणी अफ्रीका देश में है। जल्दी से बताइएगा दूसरे का आंसर क्या है, सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड का आंसर बताएं जरा जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सर, आप इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे? इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ाऊंगा, एनवायरनमेंट जरूर पढ़ा दूंगा मैं आपको। ओजोन सरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, सतत विकास पढ़ेंगे टॉपिक, वो सारे चर्चा करूंगा मैं आपके सामने और बढ़िया से चर्चा करूंगा। सेकंड का आंसर दे। लेनोस घास भूमि का विस्तार वेनेजुएला देश में है। सही है या गलत बताएं? वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है जिसका विस्तार दक्षिणी अफ्रीका देश में है। हाँ, जल्दी से आंसर दीजिएगा। नितेश जी, नंदिनी जी, खुशबू जी, सभी आंसर दे रहे हैं सी। सहदेव जी आंसर दे रहे हैं सी, तो सी आंसर ही होना चाहिए, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। पूजा जी आंसर दे रहे सी, बिल्कुल सही। लेनोस घास भूमि का विस्तार वेनेजुएला देश में। लेनोस घास भूमि आती है अर्थात वेनेजुएला देश में उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। ये कैसी घास भूमि है? उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। सही है। वेल्ड घास भूमि शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, दक्षिणी अफ्रीका देश में आती है।
और बिल्कुल सही है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का उदाहरण शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहलाती है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य की घास भूमि। तो ये और ये दोनों सेंटेंस यहाँ पर सत्य है, सही है। तो आंसर क्या बनेगा? केवल 1 व 2, या 1 और 2 दोनों कह दे, एक ही बात है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर होगा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, आपकी सबकी आवाज आ रही है। कई बार मैं कमेंट नाम नहीं बोल पाता हूं, इतने तेजी से आते हैं तो कुछ कुछ के ही बोल पाता हूं, कोशिश करूंगा सबके आए। सिलेबस कब तक होगा? सिलेबस में अभी टाइम लगेगा मुझे, कम से कम 1.5-2 महीने का समय लगेगा आराम से। 1-1.5 महीना तो वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगी, फिर इंडियन ज्योग्राफी चलेगी। अभी बहुत टाइम लगेगा, आराम से धीरे धीरे धैर्य से होगा सिलेबस, आराम से। अभी कोई एग्जाम तो है नहीं, तो आराम से पढ़िए। ठीक है, अगला देखें। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, घास भूमि और इधर देश। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आता है, बारंबार लगता सरल है सरल भी वैसे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कोरोना पॉजिटिव हूँ फिर भी, श्रवण जी कह रहे हैं फिर भी मैं आपकी क्लास मिस नहीं करता हूँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और बस टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट उसका है जो लेते रहेगा, और बढ़िया से रहें, ध्यान से रखें अपने आप को, औरों से दूर रहें और अपना सेहत का ख्याल रखें, यही मेरी आपको सलाह है। बढ़िया से रहें, बहुत अच्छी बात है। घास भूमि और देश का नाम मैच करना है, इसमें कौन कौन सी सही है जरा बताएं, कौन सा ऑप्शन सही है? मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, ए का 1 या बी का 2 ऐसे जो दे रखा है, तो कोड के अनुसार आंसर देना है। ABCD कौन सा सही है? सूर्यकांत जी धन्यवाद आपको बहुत बहुत, जल्दी से बताएं थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर देखिए, पंपास घास भूमि। पंपास घास भूमि कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना देश में। अर्जेंटीना देश में पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है? अल्फा अल्फा घास पाई जाती है, अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। घास क्या, एक फलीदार पौधा है, बेसिकली फलीदार पौधा। ये मैंने बात पहले नहीं बताई थी, अब बता दे रहा हूं, कोई बात नहीं। फलीदार पौधा है जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। सारा ही पहले बता देंगे तो कुछ तो अभी के लिए बचा के रखना पड़ेगा ना। तो फलीदार पौधा है अल्फा अल्फा, जो कि फलीदार पौधा होता है। फली का जो पौधा होता है भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है, और नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सहायक गैस है, साइंस में हम लोग पढ़ता है। तो ए का बन जाएगा 4 और बी का बन जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरिज घास भूमि। डाउन्स घास भूमि कहाँ कहलाती है? ऑस्ट्रेलिया देश है, मरे व डार्लिंग नदियों के मध्य। वेल्ड घास भूमि है दक्षिणी अफ्रीका देश में। तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 सी का 3 और डी का 2। तो सही बता रहे हैं, सभी इंटेलिजेंट हो गए, सारे भी दे रहे हैं। मेरे ख्याल से एक ने भी अलग आंसर नहीं दिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही देख के प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इतना कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा कि सवाल बढ़िया से जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेरित घास भूमि में चिनूक गर्म पवनें प्रवाहित होती है। प्रेरित घास भूमि पर जमे बर्फ को पिघालने में सहायता करती है, नाम कहलाती है प्रेरिज घास भूमि। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मरे व डार्लिंग नदियों के मध्य, और वेल्ड घास भूमि है दक्षिणी अफ्रीका देश में आती है। मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, और डाउन्स में भी किया जाता है मेरिनो भेड़ का पालन। ये कुछ इसकी व्याख्या थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेपिस घास भूमि एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। डाउन्स घास भूमि उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। डाउन्स घास भूमि में मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? बताइए जरा, कौन से कथन सत्य हैं उपयुक्त में से? कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? विकी जी, महेश कुमार जी, सभी जी यही बता रहे हैं, सही कह रहे हैं। कविता जी कह रहे हैं स्नो ईटर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। चिनूक पवनों को नाम देते हैं स्नो ईटर के नाम से। चिनूक पवनी कहलाती है स्नो ईटर या हिम बक्षिणी के नाम से। सुशील कुमार जी कह रहे हैं 24 प्रश्न सही हुए थे, बहुत अच्छी बात है। जो एक गलत हुआ उसमें भी सुधार कर लीजिएगा, कौन सा गलत है उसको अच्छे से नोट कर लें। जो क्वेश्चन गलत हुए उनकी व्याख्या वगैरह जरूर देखनी है, सही की भी देखनी है एक बार, ठीक है। बहुत बढ़िया, 24 प्रश्न सही हुए हैं रविंद्र जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो स्टेपिस घास भूमि एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। यूक्रेन व रूस देश में पाई जाती है, गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूक्रेन में पाई जाती है, रूस में पाई जाती है, हंगरी में इसका नाम पुस्ताज है। इसलिए यूक्रेन देश में गेहूं का उत्पादन खूब है, इसलिए इसे रोटियों की डालियों के नाम से भी जाना जाता है यूक्रेन देश को। पहला सेंटेंस है। डाउन्स घास भूमि उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। उष्ण नहीं है बल्कि कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, और ऑस्ट्रेलिया देश में पाई जाती है। 12 प्रश्न है, लगभग 12-13 प्रश्न इसमें हम सॉल्व करेंगे अभी जल्दी। और डाउन्स घास भूमि में मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, सही है।
भेड़ पालन और गेहूं का उत्पादन यहाँ की मुख्य आर्थिक क्रिया है डाउन्स घासभूमि में। भेड़ पालन भी किया जाता है और गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। हनुमान जी कुछ जन कह रहे 17 सही है, बहुत बढ़िया। दीक्षा अवस्थी जी कह रहे हैं 23 सही है, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए पहला और तीसरा सही है, आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। मेरे ख्याल से यहाँ पर करने से पहले आपको सारे आ रहे हैं, फिर भी मेरी एक बार ड्यूटी है, जरा मैं आपको करवा दूं। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यूक्रेन, हंगरी और रशिया में है घासभूमि, नाम कहलाती है स्टेपेज घासभूमि। सही कहा आपने। पंपास घासभूमि में पौष्टिक घास अल्फा अल्फा पाई जाती है। पंपास पाई जाती है अर्जेंटीना देश में घासभूमि, और यहाँ पौष्टिक घास है अल्फा अल्फा, तभी यहाँ पशुओं को चराकर मोटा तगड़ा करके मांस की प्राप्ति की जाती है। तो ये बात इसमें सही है बिल्कुल। 5वें सेंटेंस का आंसर बताइएगा मुझे जरा जल्दी। चले मैंने बोल से पहले टिक कर दिया, सही है तो दीजिए, बताइए क्या आंसर होगा 5th क्वेश्चन का। 1 व 2 1 व 3 2 3 और उपयुक्त सभी ABCD में कौन सा सही होगा 5th क्वेश्चन का आंसर? हाँ जल्दी से बताएं, 5वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। आज जरा टेक्निकल टीम को बता रहा हूं, PDF का जरा पिछले जो मैंने जो प्रश्न सॉल्व कराए थे उनका PDF जरा व्यवस्था कराइएगा ऐप में देने की। PDF की व्यवस्था करनी है, जो पिछले जितने भी टॉपिक मैंने कराए थे प्रश्न के रूप में उनकी PDF की व्यवस्था करनी है। ठीक है, बोल दिया मैंने। प्रेरीज घासभूमि में घास के साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। घास के साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है यहाँ पर प्रेरीज घासभूमि में, बिल्कुल सत्य है, ये सेंटेंस भी सही है। प्रेरीज घासभूमि में गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। तो चिनूक गर्म पवनें प्रवाहित होती है, हिमभक्षणी कही जाती है। अब तो देखिए इतनी बार नाम आता है, रट जाना चाहिए बिल्कुल, पवनों से भी सवाल आएगा तो याद आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही। स्टेपेज घासभूमि को अंग्रेजी देश में पुछताछ के नाम से भी जाना जाता है। स्टेपेज घासभूमि का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? रूस में है, यूक्रेन में है और हंगरी में है। रूस, यूक्रेन व हंगरी देश में ये घासभूमि का नाम कहलाता है। इसे हम घासभूमि को नाम देंगे स्टेपेज घासभूमि। उपयुक्त सभी यहाँ पर सत्य हैं। सही है, सेंटेंस तीनों लिख रखे, बिल्कुल सही, बढ़िया का सभी ने आंसर अच्छा दिया, बहुत बढ़िया बात है। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 6ठे का आंसर देना है 6th क्वेश्चन का। 6th क्वेश्चन का आंसर देना है, बर्फ में भी गेहूं नहीं होती, ठंडक होती है वहां पर। ठंडक के समय कई बार बर्फ जम जाती है, सुबह मॉर्निंग के समय बर्फ जम जाती है। बर्फ जमेगी तो पशुओं को चढ़ने में दिक्कत होगी, तो दोपहर में आते आते गर्म पवनें चलती है, नाम कहलाती है चिनूक पवनों के नाम से। तो बर्फ पिघाल देती है, नाम कहलाती है चिनूक के नाम से। हिमभक्षणी भी नाम देते हैं। हाँ, स्टीपा व आर्मेनिया घास पाई जाती है यहाँ पर स्टेपी घासभूमि में, बहुत सही कहा रविंदर जी। घासभूमि और देश मैच करना है आपको। हाँ, मैंने आज सीरियसली कह दिया है बहुत अच्छे से। ऐप में आपके जो प्रश्न मैंने पिछले भी कराए थे सारे ऐप जल्दी से डाल देंगे। आज टेक्निकल टीम जरा बहुत जल्दी से ध्यान देकर ऐप में सारे क्वेश्चन वो डाल लें जो प्रिंटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, आज एक बार फिर से बोल दिया, जल्दी से उस पर कार्रवाई होगी। हाँ, घासभूमि और देशों के नाम बताइए जरा क्या होगा। स्टेपेज, लेनोस, कैंपोस और पुछताछ, चारों इधर देशों के नाम दे रखे हैं। कौन सा आंसर सही होगा 6th का? 6ठे प्रश्न का आंसर ए दे रहे हैं कई जने, सभी कविता जी, खुशबू जी, दया जी और सभी, ज्योति जी ए आंसर दे रहे हैं, शांतनु जी, रजनी जी, सभी जी, विकी जी, सभी आंसर ए दे रहे हैं। देखिए सही आएगा, ये मेरे ख्याल से सही है, बिल्कुल सही का। स्टेपेज घासभूमि का विस्तार कहाँ पर है? स्टेपेज घासभूमि है यूक्रेन देश में, और लेनोस घासभूमि है वेनेजुएला, कैंपोस है ब्राजील में, और पुछताछ कहा जाता है स्टेपेज घासभूमि को, ये हंगरी देश में नाम दिया जाता है, पुछताछ के नाम से जाना जाता है। सही कहा बिल्कुल आपने। तो यहाँ पर आंसर देखिएगा, यहाँ पर ए का 4, बी का 2, सी का 3, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। ए ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल सही कहा। अब तो सारे सही देने लग गए आंसर, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर मुझे लगता है आप लोग सारे एग्जाम क्रैक करेंगे, बढ़िया से ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा तो जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे और पास होंगे आप लोग जरूर, पक्का है, प्रॉमिस है मेरा। आप बढ़िया से ऐसे ही पढ़ते रहेगा, समय चाहे लगने दे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जाम नहीं है, 2-4 महीने 5 महीने, कोई भी तसल्ली से पढ़े, आराम से पढ़े, रिवाइज करें, बारंबार पढ़ें, क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करें, बढ़िया से आपका जाएगा देखिए एग्जाम। तो आंसर बनेगा ये यहाँ पर। ठीक है, मैं सारी लास्ट में एक बार घासभूमि एक साथ दर्शा भी दूंगा, पहले भी चर्चा की थी। निम्नलिखित में से कौन सी घासभूमि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है?
दक्षिणी गोलार्ध में स्थित घासभूमि आपको बतानी है, कौन सी घासभूमि दक्षिणी गोलार्ध में है। तो 7th क्वेश्चन का आंसर बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में जो घासभूमि है। आज ये टॉपिक करके हम विश्व की नदियां भी चालू करेंगे प्रारंभ, सवाल अभी हो जाएंगे 10 मिनट में सारे, तो नदियां टॉपिक भी आज हम प्रारंभ करेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छे से सभी को मेरी ओर से बढ़िया, जो अपने अपने एम सोच रखे हैं उसको मन से लगे रहिएगा। मैं आज आपको एक बात बता देता हूं, जरूर मैं बताता तो नहीं हूं बैचों में, लेकिन कई बार मेरा जो मन में आज कभी भावनात्मक रूप से जुड़ रखा होता हूं तो बढ़िया से मैं आपको बात बताऊंगा। मैं कभी भी अपनी जिंदगी में 10th के अलावा फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, आपको रियली बता रहा हूं। उसके बावजूद भी IAS का इंटरव्यू दिया हूं। उसके पीछे मुख्य और कारण यही था, कमिटमेंट और जीतने की भावना। आप भी मन में जीतने की भावना रखिए, कमिटमेंट रखिए और अपने उद्देश्य के प्रति फोकस रखिए। मैं सबसे बड़ा अपना जो कहते हैं ना प्रेरित हुआ हूं कुछ लोगों से, उनमें से एक निर्मल जी सर भी हमारे डायरेक्टर सर, देखे मैंने उनको बिल्कुल जीरो से देखा और आज बिल्कुल हीरो बने हैं पूरे राजस्थान में। मैं आपको कह रहा हूँ, स्वास्थ्य बैंक स्थापित किया है, बहुत बड़ा कार्य किया है, भारत में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है हमारे सर ने, निर्मल सर ने। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं इसके लिए। रियली आप भी अपने उद्देश्यों के प्रति दृढ़ रहिए और लोगों के कल्याण के लिए हमेशा कार्य करिए। पहले अपना कल्याण कर लेना, उसके बाद और आगे भी आप अपने भी लोगों के साथ में कल्याण के कार्यों में लगे रहना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घासभूमि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी घासभूमि है। प्रेरीज उत्तरी गोलार्ध में, देखिए USA देश में आती है, उत्तरी अमेरिका पूरा ही उत्तरी गोलार्ध में। डाउन्स घासभूमि ऑस्ट्रेलिया देश में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अनुसार आइडिया लगाइए कौन सा महाद्वीप कौन से गोलार्ध में, आइडिया लग जाएगा इससे। स्टेपिस घासभूमि यूक्रेन रूस देश में, यूक्रेन, रूस, हंगरी। महाद्वीप कौन सा हुआ, यूरोप महाद्वीप। और लेनोस घासभूमि है वेनेजुएला, कौन से महाद्वीप में आता है, दक्षिणी अमेरिका। चलिए इतने हिंट से आंसर बताना है कौन सी घासभूमि होगी जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है घासभूमि पूर्णतः ऑस्ट्रेलिया देश का है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। लेनोस घासभूमि 0 डिग्री से थोड़ी सी उत्तर में रह जाती है, 0 डिग्री के बिल्कुल उत्तर में लेनोस घासभूमि। हालांकि दक्षिण अमेरिका के ज्यादातर हिस्सा दक्षिण गोलार्ध में, लेकिन ये आ जाती है लेनोस घासभूमि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर में, तो उत्तरी गोलार्ध में आएगी। तो ये घासभूमि कहलाती है ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स घासभूमि मरे व डार्लिंग नदियों के मध्य में मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है और गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। बहुत ही अच्छा कहा, सही आंसर है सभी का, बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8th क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। 8th क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रेरीज एक लंबी एवं पौष्टिक घास है। प्रेरीज एक लंबी एवं पौष्टिक घास है। प्रेरीज घासभूमि में गेहूं की खेती हेतु प्रसिद्ध है। प्रेरीज एक शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि है। तो सही से बताइए क्या आंसर सही होगा। लंबी और पौष्टिक घास है। प्रेरीज घासभूमि एक लंबी और पौष्टिक घास है। मैंने लिखा था यूरोप में जो घासभूमि है स्टेपिस घासभूमि, वो प्रेरीज की तुलना में मोटी है, तो ये भी लंबी और पौष्टिक घास है। यहाँ पर बिल्कुल सत्य है सेंटेंस, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्या आंसर होना चाहिए, डी। प्रेरीज घासभूमि गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। प्रेरीज एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। उष्ण कटिबंधीय घास भूमि में लेनोस, कैंपोस और सवाना यही सभी आती है। लेनोस, कैंपोस और सवाना। तो यहाँ पर ये तीनों सेंटेंस सही दे रखे हैं। तीनों सेंटेंस क्या है, सही है यहाँ पर बिल्कुल। ये लंबी और पौष्टिक घास है। प्रेरीज घासों में गेहूं की खेती की जाती है और यहाँ पर यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। सभी ऑप्शन यहाँ पर सत्य हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या कहलाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि 2, 3 तो सही है ही। ये पौष्टिक घास भी कहलाती है और लंबी और पौष्टिक घास है, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, कौन सी पवनें चलती है यहाँ पर जो घास भूमि पर जमे बर्फ को पिघालने में सहायता करती है। पवनों का नाम बताओ जरा, पवनों का नाम क्या है जो यहाँ पर प्रेरित घास भूमि पर जमे बर्फ को पिघालती है। उन पवनों का नाम, पवनों का नाम क्या कहलाएगा, मुझे जल्दी से बताएं कमेंट करके। आप में कमेंट लिखा मेंस के लिए ज्योग्राफी सोच रहा हूं, तो जरा बढ़िया सब्जेक्ट है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया से तैयारी करेंगे मन लगा के तो हर सब्जेक्ट अच्छा है। ज्योग्राफी में वैसे नंबर अच्छे आते हैं, बढ़िया है। तो कौन सी पवनें कहलाती है, चिनूक पवनों के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल सही कहा।
चिनूक पवने कहलाती है। बस ऐसे ही याद रखना है, यही सारी बातें आपको याद रखनी है। चिनूक पवनों के नाम से जाना जाता है, जो प्रदेश घासभूमि पर जमे बर्फ को पिघलने में सहायता करती है। बहुत सही कहा। अगला बताइएगा, कैंटरबरी घासभूमि का विस्तार न्यूजीलैंड देश में है। कैंटरबरी घासभूमि कहलाती है न्यूजीलैंड देश में। शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि है, न्यूजीलैंड देश में स्थित है, बात बिल्कुल सत्य है। कैंटरबरी घासभूमि एक उष्ण कटिबंधीय घासभूमि है। उष्ण कटिबंधीय घासभूमि नहीं बल्कि कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि है। न्यूजीलैंड देश में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि है, उसका नाम कहलाता है अर्थात कैंटरबरी के नाम से। कैंटरबरी घासभूमि है, न्यूजीलैंड देश में स्थित है और शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि है। न्यूजीलैंड देश भी डेयरी उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। वहां पर गायों का भारी मात्रा में पालन किया जाता है, बड़े बड़े बाड़ों में, तो वहां पर उसमें घासभूमि प्रसिद्ध नाम कहलाती है कैंटरबरी घासभूमि के नाम से। तो केवल ये ऑप्शन सही होगा, ये उष्ण नहीं बल्कि कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि है। ये ऑप्शन यहां पर सही है, केवल एक यहां पर सत्य होगा। विश्व की सबसे बड़ी घासभूमि कौन सी है बताइए? विश्व की सबसे बड़ी घासभूमि विश्व की सबसे बड़ी घासभूमि बताएं कौन सी है? प्रेरीज, पंपास, सवाना और डाउन्स। कौन सी घासभूमि सही होगी? विश्व की सबसे बड़ी घासभूमि का नाम बताएं, कौन सी होगी विश्व की सबसे बड़ी घासभूमि? विश्व की सबसे बड़ी घासभूमि का नाम बताना है। दुनिया की सबसे बड़ी घासभूमि प्रेरीज, पंपास, सवाना और डाउन्स। कौन सा आंसर सही होगा? 10th का आंसर देना है। 10th का आंसर क्या होगा बताएं जरा जल्दी से। कौशिका जी, कंचन जी, पूनम जी, सभी आंसर क्या दे रहे हैं? सी। देवेंद्र जी भी दे रहे हैं सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही कहा। विश्व की सबसे बड़ी घासभूमि नाम कहलाती है सवाना घासभूमि। 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य में अफ्रीका महाद्वीप में दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। तो ये घासभूमि नाम कहलाती है सवाना घासभूमि। विश्व की सबसे बड़ी घासभूमि है। 10 से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। बड़े आकार के जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पर, शेर, हाथी, जिराफ, जेब्रा इत्यादि। तो इसके लिए प्रसिद्ध नाम कहलाती है सवाना घासभूमि। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना में और प्रेरीज है यूएसए देश के अंतर्गत। ठीक है, बस कैंटरबरी में इतना ही याद करना है। न्यूजीलैंड देश में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि है, पशु चारण में सहायता करती है, पशु चरते हैं वहां पर, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घासभूमि अन्य 3 घासभूमियों से भिन्न है? अन्य 3 से भिन्न है। दूसरी तो देखिए आप डिसाइड कर नहीं सकते। दूसरी वह सबसे बड़ी ज्यादा विस्तार फैली है, वो यूक्रेन देश के स्टेपेज घासभूमि। लड़कों के भी नाम लेता हूं, ऐसी बात नहीं है। मोनू जी, आपका भी नाम लिया मैंने कई बार। तो जो नाम आंसर मेरे सामने तत्काल है उसमें आते हैं, वो लगातार नाम लेते रहता हूं। और वैसे ही जो मेरे सामने स्क्रीन पे दिखता है मैं नाम ले लेता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मोनू जी का नाम आ रहा है, अभी नीतू राठौड़ का आ रहा है, कंचन का आ रहा है, लिखा। जो नाम स्क्रीन पे आते हैं मैं बोल देता हूं। ठीक है, रोचक जोशी जी का नाम आ रहा है, वो बोल दिया मैंने। दयाशंकर जी आपका आ रहा है, हिमांशु। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घासभूमि अन्य 3 घासभूमियों से भिन्न है? बताइए कौन सी भिन्न है? लेनोस, कैंपोस, सवाना और डाउन्स। लेनोस, कैंपोस, सवाना और डाउन्स। कौन सी अन्य 3 से भिन्न है? देखिए, ये जो घासभूमि है वो कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय घासभूमि है लेनोस घासभूमि। तो उष्ण कटिबंधीय घासभूमि वेनेजुएला देश में आती है। कैंपोस भी है, ब्राजील देश में स्थित उष्ण कटिबंधीय घासभूमि है। दस डिग्री से 20 डिग्री के मध्य में अफ्रीका में स्थित है और उष्ण कटिबंधीय घासभूमि है।
और डाउन्स घासभूमि है वो ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। और कैसी घासभूमि है? ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित। ऑस्ट्रेलिया पूरा है। ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, मरे व डार्लिंग नदियों के मध्य में, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि है। शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि का नाम कहलाता है डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो डाउन्स घासभूमि है वो ऑस्ट्रेलिया देश में शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि है। बिल्कुल सही कहा हरेंद्र जी आपने भी, बिल्कुल शिवराज जी आपने भी सही कहा, मोनिका जी सही आंसर, सभी डी बता रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। तीनों उष्ण कटिबंधीय और ये कहलाती है शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाना घासभूमि लंबी व मोटी घास पाई जाती है। लंबी और मोटी घास है यहां पर। इस घासभूमि में हिंसक पशु पाए जाते हैं, तो सही है, अभी मैंने जस्ट वर्णन किया था। सवाना घासभूमि लंबी व मोटी घास है, हिंसक पशु पाए जाते हैं। 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य अफ्रीका महाद्वीप में दोनों ओर पाए जाते हैं, तो दोनों सही है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 1 व 2 दोनों यहाँ पर सत्य होंगे। तो ये तो मैं वर्णन कर चुका हूं, कई बार याद करिए। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? बी। सवाना घासभूमि लंबी मोटी घास पाई जाती है, इस घासभूमि में हिंसक पशु पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बी ऑप्शन सही होगा। 12th का आंसर होगा बी यहां पर। 13वां 13th का आंसर दीजिएगा जल्दी से मुझे। 13th क्वेश्चन का आंसर दें। 13th क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। रोहित जी आंसर दे रहे हैं बी यहां पर। आज क्वेश्चन नहीं चलेगा, बस 2 क्वेश्चन और बाकी है। अभी आधा घंटा हुआ है, मुश्किल से 25 मिनट हुए हैं। 2 क्वेश्चन और बाकी है, फिर इसके बाद आ जाएगा विश्व की नदियां। तो विश्व की नदियां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बस 5 मिनट बाद में। 2-3 क्वेश्चन और होंगे, मुश्किल से बचे 1 या 2 ही। पंपास घासभूमि में अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। पंपास घासभूमि है, अर्जेंटीना देश में स्थित है। अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। अल्फा अल्फा एक फलीदार पौधा है, मैंने अभी चर्चा की थी पिछले प्रश्नों में, याद करिए। और ये अल्फा अल्फा न केवल पोषक तत्वों से युक्त है बल्कि मिट्टी में उपजाऊपन को बनाए रखने में योगदान देता है। उपजाऊपन इसलिए बढ़ाता है क्योंकि भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है, और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है भूमि में उर्वरता की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए ये सेंटेंस भी यहाँ पर सही है। एक फलीदार पौधा है और पोषक तत्वों से युक्त है जो कि मिट्टी में उपजाऊपन को बढ़ाता है क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा इसमें प्रचुर पाई जाती है। सुनील कुमार जी, खुशबू जी, रोचक जी, सभी, रजनी जी आंसर दे रहे हैं। क्या होगा? डी ऑप्शन सही है। सभी यहां पर सत्य हैं, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों यहां पर सही है, सेंटेंस कहलाएगा यहां पर डी ऑप्शन। मंजीत जी, सुनीता जी, मुकेश जी, सभी ने डी आंसर दिया। विक्की कुमार जी, तो सही है सभी का। डी ऑप्शन यहां पर सही है। देखिए सी नहीं होगा। 1 और 2 के अलावा अल्फा अल्फा न केवल पोषक तत्वों से युक्त है बल्कि मिट्टी के उपजाऊपन को भी क्या कर देता है? बढ़ा देता है। पोषक तत्व हैं तभी तो पशु चरते हैं और पशुओं के विकास के लिए अच्छा है। और जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है, तो जमीन का भी अर्थात उर्वरता या उसकी उर्वरता की मात्रा को बढ़ाने में योगदान देता है। नाम कहलाता है अल्फा अल्फा, घास के नाम से एक फलीदार पौधा है। तो ये तीनों सेंटेंस सत्य है। कितने क्वेश्चन और बचे? बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 14 प्रश्न है, इससे रिलेटेड अंतिम प्रश्न है। लालजी कुमार, आपका भी कमेंट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, आंसर दीजिए, जरूर चर्चा करूंगा। बिल्कुल दिख रहा है आपके कमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेपीज घासभूमि डैन्यूब नदी की घाटी से लेकर पूर्व में यूक्रेन तक फैली है। नदियां टॉपिक आएंगे, नदियों के बाद मरुस्थल में चालू कर दूंगा, ठीक है। नदियां टॉपिक, नदियों के बाद में आ जाऊंगा मरुस्थल के बारे में। बिल्कुल अगला ही मेरा टॉपिक होगा मरुस्थल। नदियों के बाद में मरुस्थल टॉपिक आ जाएगा, याद रखूंगा, ठीक है। सरोज कुमारी जी, आपके कमेंट दिख रहे हैं? बिल्कुल। कमेंट नहीं देखते आप आंसर दीजिए। देखिए अभी आपके बारे में कमेंट बताऊंगा, क्या आपने आंसर दिया, जल्दी से कमेंट करके दें आंसर। स्टेपीज घासभूमि डैन्यूब नदी की घाटी से लेकर यूक्रेन तक फैली है। स्टेपीज में प्रेरीज घासभूमि की तुलना में मोटी घास पाई जाती है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? लास्ट प्रश्न है हमारा यहां पर। स्टेपीज घासभूमि डैन्यूब नदी घाटी से लेकर यूक्रेन देश तक है, यूक्रेन में फैली है। डैन्यूब नदी से लेकर यूक्रेन तक बताया था, याद करिए, सही है। और
स्टेपीज में प्रेरिज घासों में की तुलना में मोटी घास पाई जाती है। स्टेपीज में स्टेपी व आर्मेनिया घास प्रकार की टाइप की घास होती है, वो पाई जाती है। तो यहाँ पर ये घासों में प्रेरित घासों में की तुलना में मोटी होती है घास। यहाँ पर दोनों सेंटेंस सही है, आंसर कहलाएगा सी यहाँ पर सत्य है। सुनीता जी, राहुल जी, वैभव जी सभी आंसर सही दे रहे हैं। रोचक जी सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही कहा। वैभव कुमार जी, दीपक जी सभी दे रहे हैं सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। नीतू राठौर जी, देवेंद्र जी सब है सी ऑप्शन सही। कितने मार्क्स आए जरा बताए, 14 में से कितने सही किए? अनिष्का यादव जी, सरोज कुमार जी सभी सही है, बिल्कुल सही कहा। सरोज कुमार जी आपने भी सी आंसर दिए से। कितने कितने सही किए जरा जल्दी से मुझे कमेंट करके दिखाएं इसमें। ये मेरे घासों में से संबंधित थे प्रश्न, ठीक है। टेक्निकल टीम को आज बता दिया है। सवाल जो यहाँ पर प्रिंटेड लेकर आऊंगा उनकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे, पक्की बात है। मैं आज और एक बार अच्छे से कह दूंगा और जल्दी से बताएं कितने। तेरह हो रहे हैं, किसी के 14 हो रहे हैं। शिखा जी 14, विक्की कुमार जी 14 सही हुए हैं, कविता जी के 14 सही, मोनू जी 11 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। 11-12 के आसपास सही हो रहे हैं तो कम से कम अच्छा है। कोशिश तो ये करिए पूरे 14 सही करने की। जहां पर गड़बड़ी हुई है उन क्वेश्चंस को जरा आज पुनः देखेगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा। वीडियो को एक बार पुनः सुनना आज के क्लास होने के बाद, ताकि आपको पता चल पाएगा कौन से गलत हुए तो उनको वापस आप सही करना। देखिए, अपने आप को सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका पहले मैटर पढ़ना, मैटर के बाद रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो गलतियां निकल कर आती है उसे एक बार पुनः देखना, और जो गलत क्वेश्चन हुआ उन्हें पुनः बार बार रिवाइज करना। ये 5 स्टेप में काम करिए, हमेशा बढ़िया जाएगा आपका, और एग्जाम के दिन आपका पेपर बढ़िया होगा। ये 5 स्टेप में जो चलेगा बढ़िया होगा। हम लोग क्या करते हैं, केवल पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 13 सही हुए, मोनिका जी सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। वेल्ड घास का चित्र बना दीजिए। वेल्ड घासों में कहां पर है चित्र, देखिए एक बार 2 मिनट में सारे बता देता हूं। कईयों को थोड़े चित्र को लेकर डाउट आ रहा है, सर मैटर तो कर दिया लेकिन एक बार चित्र का डायग्राम पुनः बता दें सारे, तो वो एक बार आपके सामने ले आता हूं बस 1 मिनट में जल्दी, ताकि हम यहां पर देख सकें, ठीक है। फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। जो हमने यहाँ पर पढ़ा वो कंप्लीट यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। चर्चा क्या, एक बार घासों में सारी दर्शा देता हूं मैं आपके सामने नाम के साथ, कौन सी घासों में कहां पर है। प्रेरीज हमने पढ़ा था यूएसए देश में, यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय घासों में देखे। स्टेपीज डैन्यूब नदी से लेकर यूक्रेन रूस तक फैली है, नाम कहलाती है स्टेपी। देखे डैन्यूब नदी से लेकर फैला है, यहां पर प्रश्न था भी हमारा, ये यहां पर है स्टेपीज घासों में। मैं आज आपके कमेंट जो भी लिखे ना उनको घर जाकर तसल्ली से मैं आपके पढ़ूंगा। कुछ मिस भी हो गए तो आज जरूर पढ़ूंगा, याद रखे। वैसे मैं हमेशा देखा करता हूं, आज बहुत बारीकी से मैं सबके कमेंट देखूंगा घर जाकर। कोई भी अपनी समस्या बात कुछ भी हो तो आज कमेंट अच्छे से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं एक एक के बहुत बारीकी से पढ़ूंगा कमेंट अच्छे से, ठीक है। तो आज अपने कमेंट लिख सकते हैं। अभी तक पिछला जो पढ़ा है, कोई दिक्कत है, डाउट है, कोई बात आपको कहनी है तो आज आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। आज मैं बहुत अच्छे से तसल्ली से आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। आज आपको जो लिखना है इस बारे में, जो आपकी समस्या हो, समाधान हो, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है, आप उसमें कमेंट में जरूर लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, स्टेपीज घासों में शीतोष्ण, प्रेरित घासों में शीतोष्ण कहलाती है यूएसए देश में, और रूस यूक्रेन व हंगरी में नाम है स्टेपीज घासों में, डैन्यूब नदी से लेकर। कैंटरबरी है यहां पर है, देखिए न्यूजीलैंड देश में यहाँ पर एक घासुमी आती है, घास का नाम कहलाता है कैंटरबरी घासुमी। ऑस्ट्रेलिया देश के बिल्कुल पास में न्यूजीलैंड देश में, न्यूजीलैंड देश में वो घासुमी का नाम कहलाती है कैंटरबरी घासुमी। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घासुमी है, शीतोष्ण कटिबंधीय घासुमी है, नाम कहलाती है कैंटरबरी घासुमी। और यहाँ पर पशुओं का पालन किया जाता है, गायों वगैरह को। डेयरी उद्योग में दुनिया के बहुत प्रसिद्ध देश है, उनमें एक डेनमार्क, न्यूजीलैंड और आता है यहाँ पर, आपने नाम सुना होगा नीदरलैंड या हॉलैंड के नाम से। ये 3-4 देश ऐसे हैं जो डेयरी उद्योग के लिए दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्ध है। दुनिया का डेयरी उद्योग का सबसे प्रसिद्ध देश है, उसका नाम कहलाता है डेनमार्क के नाम से, यूरोप महाद्वीप का देश डेनमार्क के नाम से। तो डेनमार्क देश है, विश्व स्तर पर डेयरी उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। सवालों का अगर पिछले क्लास में जो सवाल थे वो नहीं जोड़े तो आज टेक्निकल टीम से भी मैं बात करके अच्छे से आज सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। जो आपकी दिक्कत हो आज जरूर लिख दीजिएगा, मैं बहुत डिटेल से उसको पढ़ लूंगा आज, ठीक है।
तो कैंटरबरी है न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स गासोमी मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, वेल्ड गासोमी दक्षिणी अफ्रीका देश में यहां पर पढ़ा था हमने, और यहां पर कहलाता है पंपास गासोमी अर्जेंटीना देश में। अर्जेंटीना देश में गासोमी आती है, नाम कहलाती है पंपास घासमोमे। हाँ, एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं, जरा सुनिएगा आप। मैंने आपको पिछले टॉपिक शुरुआत में पढ़ाया था, याद करिए, भूवायु तंत्र ग्लोबल विंड सिस्टम के नाम से पढ़ाया था मैंने आपको। और जो नए जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, तो पिछला जो वीडियो आ रखे हैं उनमें मेरा टॉपिक सुनिएगा, भूवायु तंत्र ग्लोबल विंड सिस्टम। भूवायु तंत्र एक टॉपिक पढ़ाया था, वो रिवाइज करना है जल्दी से, पूरा वीडियो उसके देखने बढ़िया से। भूवायु तंत्र के, भूवायु तंत्र आप टॉपिक पढ़ेंगे तो देखिए मैं आपको जलधाराएं बहुत अच्छे समझाऊंगा। टॉपिक पढ़ाऊं या नहीं बताइए? समुद्री जलधाराएं, समुद्री जलधाराएं टॉपिक में पक्का प्रॉमिस करता हूं, सबको बढ़िया से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से समझा दूंगा। आप उसके लिए एक टॉपिक रिवाइज करके रखना। टॉपिक का नाम कहलाता है भूवायु तंत्र के नाम से, ग्लोबल विंड सिस्टम के नाम से। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा शरण कुमार जी ज्यादातर ब्लैक पेन का यूज करने का आपसे, ठीक है। ग्रीन के ऊपर ब्लैक और व्हाइट अच्छे से दिखेगा, वो मैं प्रयोग करूंगा बिल्कुल। तो आप भूवायु तंत्र टॉपिक पढ़ के रखना। जो पिछले जो मेरे उसमें वीडियो के लिए लाइब्रेरी दे रखी है उसमें टॉपिक है भूवायु तंत्र, उसको आप पढ़ना। अगला नदियों के बाद मरुस्थल के बाद टॉपिक का मैं नंबर लूंगा समुद्री जलधारा, और बहुत बढ़िया से समझाऊंगा। आप वो टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करके रखिएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। आगे चले टॉपिक पर, ठीक है। तो आपने समस्याएं वगैरह सब कुछ लिख दी। ये उष्णकटिबंधीय सवाना, लेनोस और कैंपोस के नाम से जानी जाती है। ये मैंने यहां पर सारा बिंदु लिख दिए। अब हमारा अगला टॉपिक देखते हैं, विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। हेडिंग लगाइए, विश्व की प्रमुख नदियां। विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की प्रमुख नदियां। एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इश्यू कब पढ़ाओगे? तो बस जो जो टॉपिक ये कंप्लीट होते जाएंगे चालू कर देंगे। इसके बाद समुद्री जलधाराएं, ज्वार भाटा इत्यादि, ये सब कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद में मैं उसके बाद में आपके एनवायरमेंट वाला टॉपिक लूंगा, बढ़िया से चर्चा करेंगे, ठीक है। भूवायु तंत्र आपको नहीं पढ़ाया, जो नए जुड़े हैं, भूवायु तंत्र मैंने पढ़ाया है नहीं, शायद नहीं पढ़ाया। तो पहले मैं टॉपिक आपको भूवायु तंत्र पढ़ाऊंगा, फिर जलधाराएं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सॉरी, हाँ गलत ध्यान रह गया, मैं लेवल 2 में पढ़ाया था। भूवायु तंत्र में आपको एक बार टॉपिक पढ़ाऊंगा। पवने वगैरह, व्यापारिक पवने, पछवा पवने, ध्रुवीय पवने, नाम सुना होगा, वो बहुत बढ़िया से। बाबू सिंह जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे गलत ध्यान रह गया, मैं लेवल 2 में पढ़ा दिया था। इस बार मैं आपको भूवायु तंत्र पहले पढ़ा दूंगा, भूवायु तंत्र के बाद में मैं आपको जलधारा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इन टॉपिकों के बाद में मैं भूवायु तंत्र टॉपिक आऊंगा। पहले ग्लोबल विंड सिस्टम, नाम सुना होगा, व्यापारिक पवने, पछवा पवने, ध्रुवीय पवने, मौसमी पवने, फोन, चिनूक, खमसिन, सिरोको, लेवे, श्लेष्ठ, अनेक पवने होती है, वो सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। विश्व की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हम लोग पढ़ेंगे नदियां, यहां पर जरा मैं नाम लिख देता हूं, एक एक करके वही चर्चा करेंगे। सारे टॉपिक होने के बाद में फिर मैं आपके सामने यहां पर इसके प्रश्न लेके आऊंगा, तो वही सिस्टम रहेगा हमारा। तो नदियां हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी, जरा सुनिएगा। राइन नदी, नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ जल्दी, वही हमारे उसी सिस्टम से क्या क्या पढ़ना है उसी क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर बहुत अच्छे से आप सिस्टमेटिक लिखना, और उसके बाद में हम देखेंगे। हाँ, भूवायु तंत्र नहीं पढ़ाया है, मैं आपको अगले टॉपिक जो होंगे वो ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद जलधाराएं पढ़ाऊंगा, तब अच्छे समझ में आएगी जलधाराएं, ठीक है। तो मैं पढ़ा दूंगा आपको वो टॉपिक। मैं लेवल 2 में पढ़ा दिया था, मुझे याद नहीं आया, पहले लेवल 2 में पढ़ाया था, लेवल 1 में पढ़ा दूंगा अच्छे से, ठीक है। राइन नदी, डैन्यूब नदी, राइन नदी, डैन्यूब नदी, सेन नदी, टेम्स नदी, पो नदी, राइन, डैन्यूब, सेन,
टेम्स, पो। जल्दी से नोट कर लीजिएगा मेरे साथ साथ कौन कौन से टॉपिक हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं उसमें टॉपिक छोड़ूंगा, चिंता मत करिए। भौतिक भूगोल भी, भूकंप, ज्वालामुखी, वैगनर सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सब आएंगे, हम एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे डिटेल से। राइन, डेन्यूब, सेन, टेम्स, पो नदी, यूराल नदी, वोल्गा नदी, यूराल, वोल्गा, विस्तुला नदी, ओडर नदी, एल्ब नदी। देखिए बहुत सारी नदियां पढ़ाऊंगा तो बस धैर्य से सुनते जाइएगा, एक एक का चित्र बनाऊंगा बढ़िया से और फिर क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। राइन, डेन्यूब, सेन, टेम्स, पो, यूराल, वोल्गा, विस्तुला, ओडर, एल्ब, बेसर। आज अपनी जो भी समस्याएं लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो देखिए इतने फटाफट कई सारे लोग लिख रहे हैं तो मुझे कई सारी चीजें नहीं भी दिखाई दे रही है, लेकिन आप अपने सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप भी फिल करवा दीजिए, ये अच्छे से याद करवा दीजिए ताकि कोई भी टॉपिक लोकेशन उसमें जुड़ी रहे। बिल्कुल करवा दूंगा। देखिए जब टॉपिक जुड़ते हैं, राइन नदी जैसे पढ़ेंगे तो बहुत सारे देशों की लोकेशन आएगी तो वो जरूर दर्शाऊंगा मैं आपको, तो आपको ये बातें ध्यान रखूंगा। जो भी आपकी समस्या हो जरूर आज आप लिख देना। ये कुछ नदियां, इसके बाद में नाम नोट करिएगा जल्दी। कांगो या जायरे नदी, नील नदी, नाइजर नदी, जेम्बेजी नदी, बेसर, कोंगो, नील, नाइजर, जेम्बेजी। अगला जल्दी से साथ साथ नोट करते जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ये सारे टॉपिक बेसिक से बताऊंगा मैं, एक एक का चित्र बनाकर दर्शाऊंगा, महत्वपूर्ण है। तो बस आप यहां पर बढ़िया से समझिएगा। ये आपके सामने टॉपिक मेरे जो नाम लिख रहा हूं, अनेक सारी नदियों के नाम लिखूंगा, थोड़ा समय लगेगा टॉपिक में लेकिन बढ़िया से कराऊंगा। बिल्कुल आज खुलकर समस्या लिख दो, छूट है। सर ने थैंक्स सर, बिल्कुल धन्यवाद उसका। जो समस्या हो आज बढ़िया से लिख देना, मैं अच्छे से पढ़ूंगा आज आपके कमेंट। तो ये देखिएगा, नील नदी, नाइजर, जेम्बेजे, लिम्पोपो नदी सुना होगा, मकर रेखा को 2 बार काटती है, नदी का नाम कहलाता है लिम्पोपो नदी। कोंगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। लिम्पोपो, जेम्बेजी, नाइजर, नील, कोंगो। अमेजन नदी, मर्रे व डार्लिंग नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी। डाउन्स गासुमी नहीं लिखवाया था, डाउन्स गासुमी लिखवा दिया था। ऑस्ट्रेलिया देश में आती है डाउन्स गासुमी। मिसिसिपी मिसौरी, और नहीं भी लिखवाया तो कोई दिक्कत नहीं, सवालों में जो मैटर आ रखा उससे लिख डालिए, हो गई डाउन्स गासुमी। ऑस्ट्रेलिया देश में है, शीतोष्ण कटिबंधीय गासुमी और मर्रे व डार्लिंग नदियों के मध्य में। मिसिसिपी मिसौरी नदी, मरे डार्लिंग नदी। हाँ जो भी समस्या हो आज आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से, ताकि मैं समझ के पढ़ के कल आपको उसके बारे में रिलेटेड आंसर दूंगा जरूर। रियो ग्रांडे नदी,
यूकॉन नदी, मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांडे, यूकॉन नदी, कोलोरेडो नदी, कोलोरेडो नदी, सेंट लॉरेंस नदी, कोलंबिया नदी, नोट करना महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा सारा फटाफट। ये सारे मैं आपको लिखवाऊंगा, ये सारे मैं नदियों के चित्र बनाऊंगा। देखिए बहुत समय तो लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, सारी नोट कर लीजिएगा। एक एक का चित्र दर्शा कर मैं आपके सामने वर्णन करूंगा, तो जल्दी से आप इसे। मैं प्रिपेयरिंग कैसे करता हूं, मैं प्रिपेयर कोई भी टॉपिक करता हूं उसको 4, 5, 10 किताबों से देखकर आपके सामने दिमाग में मैं भी रिवाइज करके आता हूं। कई बार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और उनको कम से कम 500 बार रिवाइज करता हूं, फिर कहीं जाके इनका आपके सामने वर्णन करता हूं। मैं रियल बता रहा हूं, 500 रिवाइज करने के बाद में मैं आपके सामने आता हूं। यहां पर मिनिमम 500 रिवाइज है मेरे। सेंट लॉरेंस नदी यहां पर लिखा था, कोलंबिया नदी, आमूर नदी, हांगहो या पीली नदी, यांगटी सिक्यांग नदी, टाइग्रिस नदी, यूफ्रेट्स नदी। 30 नदियों के नाम मैंने आपके सामने लिखा है, उन 30 नदियों के नाम नोटिस कर लीजिएगा। एक एक करके डिटेल से मैंने गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी नहीं लिखा यहां पर बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल से पढ़ेंगे गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इत्यादि के बारे में, सिंधु नदी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी में तो बहुत सारी नदियां मैं आपको बताऊंगा, कितनी, जरा नाम सुनिएगा मेरे साथ में। यहां पर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, पुनपुन और धनश्री, कालाश्री, दियांग। मेरे को भगवान की उपाधि मत दो, मैं तो केवल ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और कुछ नहीं है, बस यहां पर नोटिस करिएगा। हाँ, माई नदी भी दर्शा दूंगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली है। स्वर्ण रेखा नदी भी काटती है, वो भी दर्शा दूंगा। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के नाम लिखे, तो ये सारा हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए मैं बोल के सुना देता हूं, जल्दी सुनेगा। राइन नदी पहला लिखा है, दूसरा डैन्यूब नदी नहीं नजर आ रहा, वो नाम बोल दूंगा, जरा जल्दी से नोटिस करिएगा। ये 30 नदियां मिनिमम हम लोग पढ़ेंगे, मुझे और भी कुछ ध्यान आएगी तो बीच में। जैसे राइन नदी पढ़ाऊंगा तो सहायक है रूर नदी दर्शा दूंगा इसके साथ ही, ठीक है। तो राइन नदी, डैन्यूब, सेन नदी, टेम्स नदी, पो नदी, यूराल नदी, वोल्गा नदी, यूराल नदी व वोल्गा नदी। बस मेरे पे विश्वास है तो विश्वास रखिएगा, मैं आपका विश्वास बनाए रखूंगा, प्रॉमिस है मेरा। विस्तुला नदी 8वां नंबर लिखा है, ओडर नदी 10वां, एल्ब नदी 11वां, बेसर नदी 12वां, कोंगो या जायरे नदी 13वां कहलाता है नील नदी, 14वां नाइजर नदी, 15वां जेम्बेजी नदी, जेम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, इंपॉर्टेंट है, चित्र बनाऊंगा कैसे। अमेजन नदी, मरे व डार्लिंग नदियां। ममता जी को पूछ रहे हैं क्या बताना है, प्रश्न पूछिए जरा। मिसिसिपी, मिसौरी नदी, रियो ग्रांडे नदी,
यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाएगी नदी, चित्र बनाऊंगा। यूकॉन नदी सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध आएगी, यूकॉन नदी। हाँ, ऑरेंज और वॉल नदी भी दर्शा दूंगा, नहीं लिखे कुछ नाम, बहुत चर्चा और भी कर दूंगा, अभी केवल बोर्ड छोटा पड़ गया इसमें, और भी बहुत नदियां आएगी। और कनिष्ठ जी पूछ रहे ऑरेंज नदी, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। साउथ अफ्रीका में ऑरेंज नदी व वॉल नदी दोनों पढ़ाऊंगा। यहां पर कोलोरेडो नदी, यहां पर लिखा 22वें पे, 21वें पे यूकॉन और 22वें में लिखा है कोलोरेडो नदी। 23वां लिखा है सेंट लॉरेंस नदी। 24वां लिखा है कोलंबिया नदी। 25वां लिखा है अमूर नदी। 26वां लिखा है हांगो या पीली नदी। 27वां यांग टीसी क्यांग नदी, यांग टीसी क्यांग नदी। थोड़ा आशीर्वाद हमें भी दे दीजिए। शुभम जी कह रहे हैं आशीर्वाद सभी को है मेरी ओर से, पूरा थोड़ा नहीं पूरा, यहां पर चिंता मत करिए, ठीक है। आपको याद करना एक ही मूल मंत्र है, 500 रिवाइज मिनिमम, 700 800 1000 कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। हांगो या पीली नदी, यांग टीसी क्यांग नदी, इरावदी नदी, टाइग्रिस नदी, यूफ्रेट्स नदी, मेसोपोटामिया का क्षेत्र क्या है, कहां पर है, वो सब नदियों के बीच में बहुत सारे बिंदु आएंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल जलप्रपात कौन सी नदी पर है, सारे बिंदु मैं आपके सामने आऊंगा। यहां पर पेट्रोमेक रिवर वॉशिंगटन डीसी है उसके किनारे पर, वो तो केवल एक छोटी सी नदी, नाम याद रखना है। लास्ट में आपको एक चार्ट बनवाऊंगा, किन किन नदियों के किनारे कौन कौन से नगर स्थित हैं वो भी दर्शाऊंगा मैं आपको। तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है। नोट हो गया, जल्दी से बताएं मुझे, नोट हो गया? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करेंगे विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। उषा जी कह रहे मेरा भी कमेंट देखो, दिख रहा है आपका? सर इससे आईएएस में हो जाएगा। आईएएस में पूरा तो नहीं, लेकिन आपको जो टॉपिक कवर होंगे उससे रिलेटेड सवाल बन जाएंगे। लेकिन आईएएस के लिए तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलता है। उसमें जो टॉपिक होता है उसके लिए तो कम से कम आपको बहुत सारे टॉपिक कवर करने पड़ते हैं, बहुत सारे, और कॉन्सेप्ट के साथ में बढ़िया से। देखिए मेरा जो अनुभव लेकर आया हूं वो आईएएस का मेंस पास किया, मैंने इंटरव्यू तक गया हूं, तो मेरा जो अनुभव है उसको ध्यान में रखते हुए सारी बातें एकदम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ में मैं आपको दर्शाऊंगा। ठीक है, हो गया? चलिए ठीक है, तो यहां पर अब हम अगला चालू करते हैं। पहली नदी से हम शुरुआत करते हैं, राइन नदी के नाम से। राइन नदी के नाम से मैंने देखिए आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, 500 बार कैसे रिवाइज करते हैं। देखिए इतना मैंने आपको रियल बात बता रहा हूं, 2007 में याद किया था, मुगल वंश की जो सारी पीढ़ियां थी उसकी नाम सुना रहा हूं। देखिए आपके सामने तत्काल बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर सेकंड और बहादुर शाह जफर। 15 पीढ़ियों के नाम बोले मैंने आपके सामने यहां पर। तो ये सारे क्या है, ये मेरे कम से कम हजार रिवाइज है, तब मैं आपके सामने बोला हूं। नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, जितने भी भारत के हैं वो सारे चित्रों के साथ, दिमाग में चित्र बन जाना चाहिए पढ़ते समय, बस ये महत्वपूर्ण है। ममता जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। जल्दी से टॉपिक पे जुड़िए, राइन नदी। पहला ही मेरा टॉपिक आ रहा हूं, राइन नदी। हेडिंग डाल दीजिए राइन नदी के नाम से। एक ही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया, वो फॉर्मूला है 500 बार रिवाइज। पहला मैं आ रहा हूं राइन नदी के बारे में, तो सुनिएगा। यहां पर राइन नदी का वर्णन करते हैं। देखिए यहां पर मैं चित्र को थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, इसलिए बढ़िया से आपके सामने और बड़ा दर्शा देता हूं ताकि राइन नदी और अच्छे से आपको नजर आएगी। राइन नदी यूरोप महाद्वीप का मैप दे रखा है यहां पर आपके सामने, यह यूरोप महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत एक नदी है, नदी का नाम कहलाता है राइन नदी। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम नदी कही जाती है। राइन नदी है विश्व की सबसे व्यस्तम नदी कहलाती है, सबसे बिजीएस्ट रिवर, क्योंकि इसके अंदर जहाजों का आवागमन बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर देखिए मैं इसका उद्गम स्थल बता रहा हूं, कहां से कहां होकर जाती है। चित्र में जरा आप लोग देखेगा, यहां पर हमने एक पर्वत पढ़ा था, याद करिए, इधर की ओर एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है ऐसे, पर्वत ये इस तरफ जाता है, नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत के नाम से पढ़ा था हमने, याद करिए, आल्प्स पर्वत। फ्रांस व इटली की सीमा बनाता है, इधर फ्रांस देश है और इधर कहलाता है इटली के नाम से। सीमा पर पढ़ा था हमने, याद करिए, पर्वत का नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत के नाम से। इसी आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से एक नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाता है राइन नदी के नाम से। राइन नदी बहुत पड़ा होगा, व्यस्तम नदी है, ये है वो है विशेषता।
मैं एकदम बेसिक से शुरुआत करूंगा आपके सामने, कहां से उद्गम हो रहा है, कितने देशों से जाती है, कौन से नगर किनारे पर है, अच्छे से चित्र में देखिएगा। राहुल जी कह रहे सर मैं भी 10 साल से पढ़ा और मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आप पढ़ाते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कच्चा चिट्टा भी बना दूंगा, पहले यहां देखिएगा। फ्रांस और इटली की सीमा पर यहां पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत। फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड अनेक देशों में फैला है, नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत। इसका विस्तार है यहां पर स्विट्जरलैंड देश, ये यहां पर देश का नाम है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, यहां पर देश है, देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश। स्विट्जरलैंड देश से यहां से नदी निकलती है, जर्मनी देश की सीमा बनाती है, फ्रांस, फ्रांस से इस प्रकार से यहां से बहती है और यहां जाकर समुद्र में गिर जाती है। यह नदी का नाम कहलाता है राइन नदी। देखिए कहां कहां से होकर ये जाती है। स्विट्जरलैंड देश से इसका उद्गम हुआ। स्विट्जरलैंड के बाद में यहां पर एक छोटा सा देश है, उसका नाम कहलाता है लिechtenstein के नाम से जाना जाता है। यहां पर देश का नाम देखिएगा, लिechtenstein, देश का नाम लिख रहा हूं, लिechtenstein। स्विट्जरलैंड, लिechtenstein। यहां पर ये जो देश है इसका नाम कहलाता है ऑस्ट्रिया। मैं कच्चा चिट्टा भी दर्शा दूंगा, साथ साथ ये भी देखते जाइएगा, दोनों बताऊंगा मैं आपको, तो समय तो लगेगा लेकिन अच्छे से देखेगा। यहां पर फ्रांस और इटली की सीमा पर है, स्विट्जरलैंड में भी जाता है, पर्वत का नाम है आल्प्स पर्वत। राइन नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है, आल्प्स पर्वत जाना जाता है, आल्प्स पर्वत से यहां से उद्गम होता है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद एक छोटा सा देश है, मार्ग में आता है लिechtenstein। लिechtenstein देश से गुजरती है और ऑस्ट्रिया देश के पास से बाउंड्री के साथ साथ होकर गुजरती है, तो ऑस्ट्रिया देश से, यह देश का नाम कहलाता है जर्मनी। यहां पर देश है, इसका नाम कहलाता है जर्मनी। मैं कच्चा चिट्टा भी दर्शाऊंगा, उससे थोड़ा और क्लियर होगा, या आधी भी बात समझ में आ जाए तो काफी होगी, इसके बाद कच्चे चिट्टे में पूरी समझ में आपको आ जाएगी। दोनों बातें देखना आप। आल्प्स पर्वत से उद्गम होता है, आल्प्स पर्वत है स्विट्जरलैंड देश में यहां पर फैला है। स्विट्जरलैंड देश से पर्वत का, इस पर्वतीय क्षेत्र आल्प्स पर्वत से नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम कहलाता है राइन नदी। यहां से आल्प्स पर्वत से निकलती है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद एक छोटा सा देश आता है, मार्ग में लिechtenstein, यहां से गुजरती है। लिechtenstein से फिर जाती है ऑस्ट्रिया देश में, ऑस्ट्रिया से फिर चली जाती है यहां पर देश से, देश का नाम कहलाता है जर्मनी। जर्मनी से फिर जाती है फ्रांस, ये देश का नाम है फ्रांस देश ही, यहां पर जो बाउंड्री पर दर्शा रखा है देश का नाम कहलाता है फ्रांस के नाम से। तो फ्रांस देश से जाती है, फ्रांस से बहने के बाद चली जाती है जर्मनी, और जर्मनी से यहां पर एक जो देश है, इस देश का नाम दर्शा रखा है, ये जो मैंने ब्लैक में कर रहा हूं, इस देश का नाम कहलाता है, इस देश का नाम है नीदरलैंड कहें या हॉलैंड कहें, एक ही बात है, नीदरलैंड या हॉलैंड। नीदरलैंड या हॉलैंड देश में जाकर फिर समुद्र में जाकर गिर जाती है। तो नीदरलैंड या हॉलैंड देश में बहने के बाद में जाकर गिर जाती है समुद्र में। जिस समुद्र में जाकर गिरती है, यहां पर समुद्र का नाम है उत्तरी सागर के नाम से, नॉर्थ सी के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ सी में जाकर गिर जाती है, नदी का नाम कहलाता है अर्थात राइन नदी के नाम से। तो यहां पर नदी का नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, राइन नदी, राइन नदी। राइन नदी कौन से सागर में गिरी, नाम कहलाता है उत्तरी सागर। कौन से पर्वत से उद्गम हुआ, पर्वत का नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत के नाम से जाना जाता है। सर टाइम लग जाए पर कोई नहीं, लेकिन पढ़ाना दोबारा बढ़िया से पढ़ाएं, बिल्कुल पूरा बढ़िया से पढ़ाऊंगा मैं आपके सामने, अच्छे से बताऊंगा सारी चीजें। कच्चा चिट्टे में आधा भी नजर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कच्चे चिट्टे में पूरा आपको समझा दूंगा, दोनों तरफ से समझाऊंगा मैं आपको। पोलैंड का ये देश पोलैंड कहलाता है, जहां मेरा हाथ रखा है मैंने भी, देश का नाम कहलाता है पोलैंड के नाम से, ये कहलाता है पोलैंड। यहां जो पी शब्द लिख रहा हूं ये कहलाता है पोलैंड के नाम से देश, ठीक है, इससे कोई संबंध नहीं अभी। तो यहां देखिए आल्प्स पर्वत से स्विट्जरलैंड से उद्गम हुआ, लिechtenstein देश गुजरती है, ऑस्ट्रिया देश की सीमा बनाती है, फिर उसके बाद जर्मनी जाती है, जर्मनी से इधर फ्रांस देश, फ्रांस से वापस जर्मनी, और यहां पर गिर जाती है, इधर है, नाम कहलाता है नीदरलैंड या हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड या हॉलैंड में जाकर समुद्र में गिर जाती है, नदी का नाम कहलाता है राइन नदी के नाम से जानी जाती है। अब इसके किनारे पर अनेक सारे नगर स्थित हैं, उन नगरों का मैं यहां पर 3 नगर यहां पर आएंगे, बॉन, कोलोन और डसेल्डॉर्फ।
जर्मनी देश के 3 नगर है, बोन, कोलोन और डसेल्डॉर्फ। कच्चे चिट्टे में जरूर दर्शाऊंगा, कल आते ही कच्चा चिट्टा दर्शाऊंगा ताकि उससे और बढ़िया समझ में आएगा। इतने से में बातें समझ आ नहीं रही होगी, मुझे मालूम है। मैं बड़ा चित्र बनाऊंगा तब और अच्छे समझ में आ पाएगी। और यहां पर फ्रांस का एक नगर है, उसका नाम कहलाता है स्ट्रासबर्ग के नाम से। स्ट्रासबर्ग यह नजर नहीं आ रहे होंगे, केवल कच्चा चिट्टा समझिएगा। यूरोप महाद्वीप की एक नदी है, आल्प्स पर्वत से उद्गम हुआ, उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। जिस देश से बहती है देश का नाम कहलाता है इटली के नाम से। सॉरी, इटली के पास में यहां पर जो पर्वत गुजरता है पर्वत का नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत। स्विट्जरलैंड से उद्गम, उसके बाद लिechtenstein, फिर ऑस्ट्रिया, फिर जर्मनी, इधर फ्रांस, पुनः जर्मनी और नीदरलैंड देश में जाकर गिर जाती है। नदी का नाम कहलाता है यहां पर, इस नदी का नाम है राइन नदी। इस नदी में समुद्री जहाजें समुद्र से पूरे अंदर तक आती है और ये जहाजों का परिवहन इसमें खूब होता है, व्यापार होता है यहाँ पर खूब सारा। तो जहाजों का आवागमन जितना इस नदी में है, विश्व के और किसी भी नदी में नहीं है। जितना इस नदी के अंतर्गत जहाजों का आवागमन है, व्यापार है, तो दुनिया की सबसे व्यस्तम नदी कही जाती है, नाम कहलाती है राइन नदी के नाम से। आज मेरा टॉपिक में समय हो गया है, कल मैं आऊंगा तो इसका कच्चा चिट्टा बनाऊंगा, बढ़िया से समझाऊंगा। रूर नदी कहाँ है, कोयले का खनन कहाँ होता है, सारी बातें आपके सामने बढ़िया से कच्चा चिट्टा बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज मेरा टॉपिक की बस समझ लीजिए, शुरुआत था, श्री गणेश कर दिया टॉपिक का। कल से हम इसके बारे में डिटेल से आएंगे, ठीक है।